नरेंद्र मोदी ने हिसार में भी आज एक रैली को संबोधित किया, लेकिन इस रैली में मोदी ने हुड्डा के साथ साथ ओम प्रकाश चौटाला पर भी निशाना साधा। मोदी ने कहा कि उनको जेल से समर्थन नहीं चाहिए। सरकार के मुखियाओं ने सिर्फ अपने परिवार के लिए दुकानें चलाई हैं और जब तक ये दुकानें बंद नहीं करोगे हरियाणा की शान शौकत बढ़ने वाली नहीं है। आप मुझे बताइए, आपको परिवारशाही से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? ये परिवारवाद से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? हरियाणा को परिवारशाही से मुक्ति दिलानी है कि नहीं दिलानी? क्या आपका बेटा बड़ा नहीं बन सकता क्या? हमारे डॉक्टर कमल गुप्ता के नाम को भ्रमित करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने, उसके नेताओं ने अपनी ही अस्पताल में कमल नाम का एक छोटा सा व्यक्ति नौकरी करता है, उसको निर्दलीय उम्मीदवार बना दिया है। ये झूठ मूठ के कमल से गाड़ी चलने वाली नहीं है। ये कमल खिला है आप लोगों ने जो भ्रष्टाचार की गंदगी की है, जो कीचड़ किया है देश की राजनीति में, तब जाकर के देश की राजनीति ने शुद्धि का कमल खिलाया है। कुछ लोग जेल में से शपथ लेने के सपने देख रहे हैं और एक प्रकार से पूरी जिंदगी जेल में काटने का संकल्प भी कर रहे हैं। ये लोग मेरी पुरानी तस्वीर, उनके साथ किसी कार्यक्रम में निकली हुई तस्वीर, उसकी छोटी छोटी फोटो निकाल करके घरों में बांट रहे हैं और लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि चुनाव के बाद तो हम मोदी जी का ही समर्थन करने वाले हैं। मुझे जेलों में से समर्थन की जरूरत नहीं है। उधर हिसार में पीएम मोदी ने सोनिया गांधी के दामाद के बहाने मुख्यमंत्री हुड्डा पर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि आचार संहिता होने के बावजूद भी विवादास्पद चुनावी डील को चुपचाप मंजूरी दे दी गई। मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई करेगा। हुड्डा जी ने मान लिया है, कांग्रेस ने मान लिया है, हरियाणा में उनका पराजय निश्चित है, मान लिया है। कल उन्होंने, उनकी सरकार ने चुनाव की आचार संहिता होने के बावजूद भी एक फैसला किया। क्या फैसला किया? दामाद को जमीन देने के काम को फाइनल कर दिया। उनको मालूम है चुनाव नतीजे के बाद दामाद को कुछ मिलने की संभावना नहीं है, इसलिए अभी कर्ज चुका दो। चुनाव के बीचों बीच पाप करने की इनकी हिम्मत देखिए। और मुझे लगता है ऊपर से डंडा चला है, ऊपर से, कि जाते जाते काम करके जाओ, जा रहे हो, हमारा क्या, और इसलिए उनको ये करना पड़ा है। भाइयों बहनों, मैं आशा करता हूं कि चुनाव आयोग इस प्रकार के लाभप्रद निर्णयों पर गंभीरता से सोचेगा और उचित निर्णय करेगा। तो भी ये कहते हैं गुमराह कर रहे हैं। अगर कोई ये सिद्ध कर दे कि उसमें 1 इंच भी सरकारी जमीन थी तो हम आज ही पद छोड़ने के लिए तैयार हो। सिर्फ क्योंकि एक व्यक्ति किसी व्यक्ति के नजदीकी है तो सिर्फ दुष्प्रचार किया जा रहा है। अगर कोई एक साबित कर, मैं बार बार कह चुका, अगर 1 इंच भी हरियाणा सरकार की जमीन होगी तो मेरा आज ही लेकर इस्तीफा दे, और नहीं तो लोकायुक्त में दरखास्त दे। और नरेंद्र मोदी ने आज हिसार की रैली में जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया। मोदी ने कहा कि 14 नवंबर को नेहरू जयंती पर देश भर में सफाई अभियान की शुरुआत की जाए और उसको इंदिरा गांधी की जयंती तक जारी रखा जाए। 14 नवंबर को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी की 125वां जन्म जयंती के रूप 125 वर्ष निमित्त एक विशिष्ट पर्व का प्रारंभ हो रहा है। पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे।
चाचा नेहरू थे, बालकों के प्रिय थे। और मैं सभी सरकारों को, केंद्र सरकार को अनुरोध करता हूं कि 14 नवंबर पंडित नेहरू के 125 वर्ष उनकी जन्म जयंती को मनाया जाए और चाचा नेहरू जिनको बच्चे प्यारे थे, उन बच्चों को सफाई का ज्ञान दिया जाए, श्रमानुभव किया जाए, बच्चों को शिक्षा दी जाए साफ सुथरे रहने की। चाचा नेहरू को जो बच्चे प्यारे थे, उन बच्चों को हम भी सफाई के माध्यम से प्यार करें, पूरे देश में इस काम को करें। और इतना ही नहीं, 14 नवंबर से 19 नवंबर तक करें। 19 नवंबर को श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्मदिन है। 5 दिन पूरे हिंदुस्तान में हर स्कूल के अंदर, आंगनवाड़ी के अंदर हर बालक को श्रमदान करें, साफ सुथरे रहने की स्पर्धा करें, स्वच्छता का कैंपेन करें। और मोदी ने कुरुक्षेत्र में भी रैली की। आज यहां पर भी मोदी ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। बाहुबलियों का खौफ क्या होता है वो मुझे यहां आकर के फिर पता चला था। किसी का मकान खाली कर रहा है, बाहुबली मौजूद है और पुलिस वाला पीछे खड़ा रह करके देखता है। और बात शिवसेना बीजेपी के रिश्तों की। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। शिवसेना ने पूछा कि जब गठबंधन टूटा तब बाला साहेब ठाकरे का सम्मान कहां गया था? सीटों को लेकर विवाद हो रहा था, तब यह सम्मान कहां था? उनके मन में शिवसेना प्रमुख के प्रति आदर होगा तो अच्छा ही है, उसका स्वागत है। हम भी नरेंद्र मोदी का आदर ही करते हैं। मात्र हिंदुत्व के धागे से बंधी और शिवसेना प्रमुख द्वारा 25 साल तक अभेद्य रखी गई शिवसेना भाजपा युति इस बार ही क्यों टूटी? सिर्फ सीटों के बंटवारे को लेकर जब युति टूट रही थी, उस वक्त शिवसेना प्रमुख के प्रति आदर भाव कहां खो गया था? सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद न करते हुए समझदारी दिखाकर शिवसेना भाजपा युति अभेद्य रखी गई होती तो वही शिवसेना प्रमुख के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि साबित होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए अब श्रद्धांजलि वगैरह कहने का मतलब बूंद से गई। और शिवसेना के मोदी पर जवाबी हमले पर बीजेपी ने जवाब दिया और कहा कि वो अब भी बाला साहब ठाकरे का सम्मान करते हैं और उन पर हमला नहीं करेंगे। शिवसेना को ये फैसला करना चाहिए कि उनका राजनीतिक शत्रु कौन है, महाराष्ट्र में उनकी लड़ाई किससे है, और भारतीय जनता पार्टी पर लगातार वार करके और कांग्रेस और राष्ट्रवादी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ इस प्रकार की लड़ाई करके वो किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं। मुझे लगता है इसका फैसला शिवसेना ने कर लेना चाहिए। हमने आपको उस समय भी कहा था, जिस समय ये गठबंधन टूटा, कि बड़े ही भरे हृदय के साथ, बड़े ही भारी हृदय के साथ हमें इस गठबंधन को तोड़ना पड़ रहा है। हम चाहते थे कि हम शिवसेना के साथ आगे बढ़े, किंतु समय का कॉन्स्ट्रेंट था। एक ही दिन शेष रह गया था नॉमिनेशन के अंतिम दिन के लिए, और किसी प्रकार का जो सीट डील है बीजेपी और शिवसेना के को लेके शिवसेना उस पर आगे नहीं बढ़ रही थी, तो इस कारण से हमको अलग होना पड़ा है। मगर हम बाला साहेब पे या शिवसेना पे कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे। और पाकिस्तान के सीजफायर की बात। पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीमा पर गोलीबारी जारी है। इस बार फायरिंग का निशाना सीमा पर बसे गांव बने। जम्मू में पुंछ के अरनिया सेक्टर में बीती रात से लगातार फायरिंग हो रही है, जिसमें कि 5 लोगों की मौत हो गई, 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। फायरिंग में अरनिया, काकेदा कोठे और मदसेदा कोठे गांव को निशाना बनाया गया। इस दौरान पाकिस्तान से मोर्टार भी दागे गए। पिछले 2 दिन से पाकिस्तान भारतीय सीमा में फायरिंग कर रहा है और बीएसएफ की पोस्ट के साथ साथ रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी फायरिंग में एक 12 साल की लड़की की मौत हो गई थी, जबकि 5 लोग इसमें जख्मी हुए थे। पाकिस्तान द्वारा बीती रात की गई फायरिंग में किस तरह की तबाही हुई आपको दिखा दूं। आप देख सकते हैं कि ये मोर्टार के जो शेल, पाकिस्तान की ओर से जो मोर्टार के गोले दागे गए थे, उनके शेल यहाँ पर लगे हुए हैं दीवारों को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दीवार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। यही आलम यहाँ के दर्जनों ऐसे घर हैं जो पूरी तरह से काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान हुआ है। यहाँ पर 4 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। अरनिया गाँव में हम इस समय मौजूद हैं और 2 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए। आइए जो यहाँ के जो मालिक मकान उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, आपसे जानना चाहूँगा किस तरह की फायरिंग पाकिस्तान की ओर से की और कितना नुकसान आपके गाँव को हुआ है? मेरी भी एज कोई 35 हो गई, पर आज तक हमने ऐसी फायरिंग नहीं देखी। पूरी रात मतलब कोई 1:45 से लेके अभी 6 साढ़े 6 तक
कोई 100-150 के बीच में ही रहे होंगे मोटार। 3-3 के आ रहे थे, 2 यहाँ पे गिरे, 1 आगे निकला। देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान की ओर से जो मोटार के गोले दागे गए हैं उसका एक आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मेरे हाथ में है। यहाँ पर जो है पाकिस्तान की ओर इसी तरह के जो है गोले पिछले 4 से 5 दिनों में भारतीय पोस्टों को पाकिस्तान की ओर से निशाना बनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को निशाना बनाया जा रहा है, नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की जा रही है। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि अब उनके पास एक ही रास्ता बचा है, वो है यहाँ से पलायन करके किसी सुरक्षित स्थानों की ओर जाने का। पंकज शर्मा, न्यूज एक्सप्रेस, भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अरनिया सेक्टर। उधर लगातार हो रही सीज फायर पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को संभलने की चेतावनी दी है। उधर विरोधी मोदी पर निशाना साध रहे हैं। पाकिस्तान को अब सीज फायर वायलेशन बंद करना चाहिए और इस हकीकत को समझना चाहिए कि भारत में अब जमाना बदल चुका है। बस इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि बार बार सीज फायर वायलेशन करना, और हमारे आज 4-5 लोग मारे गए हैं, ये खबर मुझे मिली है और इसकी जानकारी अभी हमको जो हमारे बीएसएफ के डीजी हैं उन्होंने हासिल कराई है। हमारी उनसे बातचीत आज सुबह भी हुई है। पता नहीं अब वो आज 56 इंच की छाती कहाँ गई जिससे वो पाकिस्तान को कहते थे आओ हम आंख से आंख मिला के बात करें। अब आंख से आंख मिला के कोई बात नहीं करता। ये तो हमारी सरकार की भी कमज़ोरी, केंद्रीय सरकार की भी कमज़ोरी है। पाकिस्तान के जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो आर्मी के हों, सिविलियन के हों, उनसे बातचीत करनी चाहिए और बातचीत करके इस मसले का हल ढूंढना चाहिए। और इस तरह हमारे सिविलियन मरते रहेंगे, हमारे फौजी मरते रहेंगे और हम सिर्फ लंबी लंबी बातें करेंगे, भाषण देंगे। देश के रक्षा मंत्री अरुण जेटली को आज एम्स से छुट्टी मिल गई, लेकिन अस्पताल से निकलते ही जेटली ने पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन को लेकर कड़े शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी दी। जेटली ने कहा कि संबंध न सुधर पाने के लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है और अगर ऐसे सीज फायर का उल्लंघन होता रहा तो संबंध सुधरेंगे भी नहीं। पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार के आचरण से दोनों देशों के संबंध सुधरने में वो स्वयं रुकावटें पैदा कर रहा है और इस तनाव को भारत की सेना और बीएसएफ जो हमारी सीमा की रक्षा करती हैं वो कभी स्वीकार नहीं करेगी, ये देश भी स्वीकार नहीं करेगा। उधर जम्मू कश्मीर में सेना ने घुसपैठ करते हुए 3 आतंकवादियों को मार गिराया। आतंकी जम्मू के तंगधार इलाके से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए हैं। और पाकिस्तान से हो रहे सीज फायर के उल्लंघन के बीच में बकरीद के मौके पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ की मिठाई लेने से इनकार कर दिया। सीमा पर से लगातार हो रहे सीज फायर उल्लंघन के बीच में अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ की तरफ से पाकिस्तान को मिठाई भेजी गई थी, लेकिन पाकिस्तानी रेंजर्स ने इसको लेने से इनकार कर दिया। ईद पर बीएसएफ की ओर से हमेशा इस तरह के तोहफे पाकिस्तान को दिए जाते रहे हैं। जो आज का ये अवसर है इसके ऊपर हम, चूंकि ये हमारे ऑफिशियल बायलैटरल टाइज का हिस्सा है, इसलिए इसके ऊपर हम प्रोटेस्ट लॉन्च करेंगे और हम विरोध प्रकट करेंगे, क्योंकि इस तरह के जो प्रयास हैं ये आम हार्मनी को अफेक्ट कर सकते हैं और इस बात का बीएसएफ की तरफ से भरपूर विरोध किया जाएगा। तो पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग के विरोध में शिवसेना ने जम्मू में बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के एक और विधायक ने केजरीवाल के खिलाफ बगावती सुर अख्तियार कर लिया है। रोहिणी से विधायक राजेश गर्ग ने केजरीवाल को एक खुली चिट्ठी लिखकर कई सवाल पूछे हैं। आप सच को स्वीकारें और पार्टी में पैसे वालों व भ्रष्ट लोगों को बढ़ावा देना बंद करें। आम आदमी पार्टी के साधारण कार्यकर्ता के दुख दर्द को भी समझने का प्रयास भी करें, जो वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए आया था। लेकिन न जाने क्यों आप और आशुतोष जी भाजपा के एक संसद सदस्य और अखबार के संपादक के अरबों रुपयों के जमीन घोटाले के बारे में चुप हैं। आप दिल्ली में बार बार विधानसभा भंग करने की जब मांग करते हैं तो कार्यकर्ताओं पर, जनता पर और चुने हुए सभी दलों के विधायकों पर क्या गुजरती है? कभी आपने सोचा है? स्वराज नीति के अंतर्गत यदि आप दिल्ली में चुनाव हो या नहीं, इस बारे में कोई निर्णय लेने से पहले यदि जनता के बीच राय शुमारी करा लेते
तो मतदाताओं में ज्यादा अच्छा संदेश जाता। बाकी आपकी मर्जी। हर समय जनता के बीच रहता हूं और जनता की भावना से आपको अवगत कराना मेरा फर्ज था, जो कि हिम्मत करके मैंने तो पूरा कर दिया। यदि यही हिम्मत 14 फरवरी 2014 को विधानसभा सत्र के दौरान करनी होती तो आज हम दिल्ली की जनता की सेवा कर रहे होते, क्योंकि सरकार न होने की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली में सरकार बननी चाहिए, चाहे किसी की बने। हम देशभक्त के रूप में ईमानदारी से सेवा करने आए थे, न कि सत्ता के लिए राजनीति करने आए थे। आज हमें दिल्ली की जनता को चुनाव की स्थिति से बाहर निकालकर 1000 करोड़ रुपयों के आर्थिक बोझ से बचाने के बारे में सोचना चाहिए, न कि बार बार चुनाव कराने की जिद पर अड़ने से। क्या हम विपक्ष में बैठकर अच्छा काम नहीं कर सकते? एक बात पर और ध्यान देने की जरूरत है। यदि दोबारा चुनाव के बाद भी किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो हम जनता को क्या जवाब देंगे, ये भी सोचने का विषय है। बाकी आपकी मर्जी। राजेश गर्ग, आप विधायक, रोहिणी। और आम आदमी पार्टी के विधायक की इस बगावत के बाद बीजेपी ने आप को अब एक नया नाम दे दिया है। आम आदमी पार्टी में जिस तरह लोग छोड़ के जा रहे हैं, अब एएपी आम आदमी पार्टी नहीं, अब एएपी अर्थात अरविंद अकेला पार्टी हो गया है। अब अरविंद अकेले ही उस पार्टी में रहेंगे। नैया डूब रही है, सब लोग छोड़ के जा रहे हैं। और आज बकरीद है और देश भर में बड़ी धूमधाम के साथ बकरीद का ये त्योहार मनाया जा रहा है। आपको हम 6 तस्वीरें दिखाते हैं देश के अलग अलग हिस्सों की। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के साथ भोपाल, अहमदाबाद और श्रीनगर की तस्वीरें। छपरा में पुलिस पब्लिक में भिड़ंत हो गई। पूरा बवाल मूर्ति विसर्जन के समय को लेकर हुआ, जिसके बाद ग्रामीण उग्र हो गए, जिसमें कि डीएम का संरक्षक घायल हुआ। इस विरोध प्रदर्शन के कारण एक मां अपने बच्चे को अस्पताल नहीं ले जा पाई, जिसके चलते बच्चे की मौत हो गई। और खबर हिमाचल प्रदेश के एक मंडी शहर से, जहां पर एक बस 400 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसा आज सुबह हुआ। बस में 15 से ज्यादा लोग सवार थे। हादसे के बाद प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। जिस जगह यह हादसा हुआ है वहां काफी गहरी खाई है और शुरुआती जानकारी के मुताबिक घायलों को पास के स्थानीय अस्पताल में पहुंचाया गया है। और इंडिया गेट से लापता हुई 7 दिन पहले एक बच्ची 3 साल की जाह्नवी आखिरकार रविवार को वेस्ट दिल्ली के लाजवंती गार्डन से मिल गई। जाह्नवी के मामा श्याम ग्रोवर और पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। आपको बता दें कि जाह्नवी आज से 1 हफ्ते पहले इंडिया गेट पर अपने माँ बाप के साथ घूमने गई थी, लेकिन वहीं से गायब हो गई। और पुलिस और साथ ही सोशल मीडिया पर इसको लेकर खासी चर्चा रही। लोगों ने अपील की, जिसके चलते कहा जा रहा है कि अपहरणकर्ता दबाव में आ गए और जाह्नवी को पार्क के पास छोड़कर चले गए। और दिल्ली के जॉइंट सीपी एसबीएस त्यागी ने बताया कि जाह्नवी को तलाशा कैसे गया। दिल्ली के इंडिया गेट से गायब बच्ची जाह्नवी अब मिल चुकी है। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं एडिशनल कमिश्नर साहब एसबीएस त्यागी जी। सर, कैसे ये बच्ची मिली थी आप लोगों को? कल हमें करीब 9:15 बजे एक पीसीआर कॉल आया। धीरेन्द्र नाम के लड़के ने कॉल किया, जो उसे डी ब्लॉक जनकपुरी में एक बच्ची मिली है जो जाह्नवी है। तो इस कॉल को सुनते ही हमारी लोकल पुलिस, हमारे अफसर यहाँ से वहाँ पहुँचे। तो वहाँ देखा जो एक बच्ची है जिसका कि सिर घुटा हुआ है और गले में एक कागज़ का बड़ा सा टुकड़ा है जिस पर लिखा हुआ है सूचना, और डिटेल में लिखा हुआ है ये लड़की जाह्नवी है जो 28 तारीख से इंडिया गेट से गुम थी। इसके पिताजी का नाम लिखा हुआ है और टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है जिस पर उसको सूचना दी जा सकती है। तो उस लड़के ने पहले पीसीआर कॉल किया, फिर उसके पिताजी को फ़ोन किया और हम लोग भी पहुँचे, लोकल पुलिस पहुँचे, उसके पिताजी पहुँचे। तो बच्ची आइडेंटिफाई हुई। तो बच्ची के आइडेंटिफाई होने पर हमने बच्ची को उनके पेरेंट्स के हवाले किया। तो 2 अक्टूबर को दिए गए पीएम मोदी के क्लीन इंडिया चैलेंज के लिए भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने 9 लोगों के साथ मिलकर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। आपको बता दें कि उधर ऋतिक रोशन ने भी मिशन को हाथों में लिया और झाड़ू थाम ली।